वर्ण जिनको हम तोड़े तो वो टूट नहीं सकते, उनके अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हम, उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। माला पुस्तक पढ़ती है, राजेश खाना खा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों को बोलने के लिए ध्वनियों का तथा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में आए शब्दों के खंड इस प्रकार कर सकते हैं। जो शब्द हमने इसमें लिखे हैं वाक्य को बनाने के लिए, हम उनके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे माला, माला को हम कैसे तोड़ेंगे? माँ, उसके नीचे हलचिन और आ, फिर ला, फिर हलचिन। पुस्तक को पा हलचिन छोटा ऊ, सा के नीचे हलचिन ता, हलचिन आ प्लस का के नीचे हलचिन आएगा और फिर आ। इस तरह हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। जो शब्द हैं हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। इन शब्दों के आगे अब खंड नहीं किए जा सकते। जो हमने ये खंड कर दिए हैं यहाँ पे, इनको तोड़कर हमने ये लिख दिया है, लेकिन अब इन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम इन शब्दों के खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तो हम ऐसी ध्वनियों को व्याकरण में वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अगर हम परिभाषा लिखें वर्ण की तो हम क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ये वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। ठीक है। अगर हमारी भाषा हिंदी है तो भाषा के वर्ण अलग होंगे, पंजाबी में अलग होंगे, गुजराती में अलग होंगे। ठीक है। सबकी भाषा के जो वर्ण होते हैं वो सब कुछ अलग अलग होते हैं। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक स्वर होते हैं? अ से लेकर औ तक ये 11 होते हैं। अ से लेकर औ तक ये स्वर होते हैं। ठीक है। जो हमारे इसमें बचते हैं अंग और आहा, आहा, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह। इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। ठीक है। फिर व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन हमने कहाँ तक लिखे हैं? हा तक। ठीक है। ये हमारे यहाँ तक व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा के अन्य वर्ण भी निम्नलिखित हैं, जैसे अंग, अह, ढ़, ढ, ओ, ज, फ, ये सब अन्य वर्ण हैं। ठीक है। ये यहाँ तक तो, हा तक तो व्यंजन है, लेकिन उनसे अलग ये अन्य वर्ण होते हैं। जैसे ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। और ये ओ, ज, फ, ये आगत वर्ण होते हैं। आगत वर्ण मतलब जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए हैं, उनको हम आगत वर्ण कहते हैं। फिर जो ये हमारे न पंचम वर्ण कहलाते हैं, इनको हम पंचम वर्ण कहते हैं। न, म, न, ग, ये सब क्या होते हैं? पंचम वर्ण। ठीक है। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध, मतलब शुरू से लेकर अंत तक लिखते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ऊपर लिखे वर्णों का समूह ही हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है। एक कौन से होते हैं? स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती और हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर जैसे अ, आ, इसमें हम इसके किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये खाली अलग होते हैं, अपने में अलग स्वतंत्र होते हैं। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है। स्वर के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, वे हर्ष स्वर होते हैं। यानी कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। जैसे अ, ई, छोटा ऊ, री, इनमें हम इनको बहुत जल्दी बोल देते हैं। इन मात्राओं का उच्चारण हम बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में इनसे दुगना समय लगता है। इनसे बड़ी मात्राएं होती हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ।
इन से हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है बोलने में, और प्लुत स्वर में इन से तिगुना समय लगता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, हे राम, ऐसे बोलते हैं तो इनमें थोड़ा सा लंबा तिगुना समय लगता है इनसे। ठीक है, स्वरों का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। उनके मूल रूप से किया जाता है और मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे मूल रूप में कैसे होगा, जैसे ऐसे अनार, ठीक है, मूल रूप में ए का प्रयोग किया है। आ से, जैसे आ से हम लिखेंगे आज, तो यहाँ पे मूल रूप में प्रयोग हुआ है आ का, ठीक है। लेकिन मात्रा के रूप में जैसे कै से आ मैं, यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग किया है। यहाँ पर तो ये अपने मूल रूप में है और यहाँ पर ये मात्रा के रूप में है। इस तरीके से इनका दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में होता है। अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे चांद, भांद, ठीक है, इस तरह गांधी, आंगन, ठीक है, इस तरह इनका प्रयोग होता है। जो बिंदी के शब्द होते हैं वो अनुस्वार में आते हैं और जो चंद्र बिंदु के शब्द होते हैं वो अनुनासिक में आते हैं। वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण हाँ व्यंजन की तरह किया जाता है। जो विसर्ग होता है, जैसे प्रातः, अतः, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर विसर्ग के रूप में प्रयोग किया है। इसकी जो उच्चारण होता है वो है के व्यंजन की तरह किया जाता है। अतः, प्रातः, ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको बोलने में हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे हमने का को बोला तो हमने इसमें आ का भी उच्चारण किया। जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम इसका ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब हमने का को बोलने के लिए ए की भी सहायता ली। ए क्या है, हमारा स्वर। इसलिए जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की भी मदद लेनी पड़ती है, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, य, त्र, श्र, ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो ये वर्ण बने हैं ये 2 वर्णों से मिलकर एक वर्ण बना है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, 2 समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, इसमें चा और चा 2 बार लिखा है, लेकिन एक आधे रूप में लिखा है, एक पूरे रूप में लिखा है, इसलिए ये क्या है, द्वित्व व्यंजन। क्या है ये? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, संयुक्त अक्षर में 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे इसमें 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं, लेकिन एक आधा होता है और एक पूरा होता है। लेकिन इसमें 2 अलग अलग होते हैं और इसमें एक जैसे होते हैं। जिसमें एक जैसे होते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं उसमें वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है,